तुमको हिस्ट्री में जैसे एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ते हो तो हिस्ट्री के प्रीफेस में ही तुमको कहा गया है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और हम इस पर नहीं सोच पाते हैं दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। हम इस बात पर विचार नहीं कर पाते हैं कि दुनिया कहां से चलते हुए बदलकर यहां तक पहुंची है। हम वर्तमान के अतीत को नहीं समझ पाते हैं, जबकि वर्तमान को देखते हुए हमें वर्तमान का अतीत समझना चाहिए। मतलब हम लोग अतीत के लिए नहीं पढ़ते हैं, अतीत वर्तमान के लिए पढ़ते हैं और वर्तमान का अतीत वी आर सपोज टू नो अबाउट, टू एक्सप्लेन अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। तो आप अगर हम आसपास की दुनिया को देखते हुए पीछे चलें, अगर वर्तमान विश्व को देखें थोड़ा पीछे चलें, आप हमारे साथ पीछे चलिए। अब ये 21st सेंचुरी का विश्व है। अब क्या मानते हो? भूमंडलीकरण। पीछे जाओगे तो भूमंडलीकरण आता है, क्योंकि अब भूमंडलीकरण या आर्थिक उदारीकरण डिसरप्ट कर गया। आज की तारीख में जब पैंडेमिक हुआ और पैंडेमिक से पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, आज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आया है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, वंस अगेन नेशनलिज्म रेज्ड इट्स अगली हेड, राष्ट्रवाद ने फिर अपना सिर उठाया। और दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन है, विशेषकर तुम देख ही रहे हो, इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन डिसरप्ट हुआ, तो ये डिसरप्टेड ग्लोबलाइजेशन अभी तुम कह सकते हो एक वर्ल्ड ग्लोबल एनार्की है। इसमें अभी पॉलिसी फिर रिसफल हो रही है। तुम लोग 2-3 वर्ष में देखोगे कुछ स्वरूप उभर कर आएगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। उसे पीछे चलोगे तो तुमको ग्लोबलाइजेशन मिले, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो ग्लोबलाइजेशन मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो कोल्ड वॉर मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच दुनिया मिलेगी, फासिज्म, नाजिज्म, बाकी चीजें मिलेगी। उससे पीछे चलोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो रेनेसां इनलाइटनमेंट मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो फिर मेडिवल यूरोप मिलेगा। उससे पीछे चलोगे तो एंशिएंट यूरोप में जाओगे, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर। और उससे पीछे, और उसी समय दुनिया, अगर दुनिया के तौर पर देखोगे, उससे पीछे चलोगे तो पत्थर तोड़ते हुए इंसान मिलेगा, कैलकोलिथिक फेज मिलेगा, फिर पत्थर तोड़ते हुए इंसान मिलेगा। तो स्टोन एज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास हुआ, हमारी राजनीति का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, इसकी पूरी समझ हम इतिहास के माध्यम से लेंगे। और तुम्हारे पास सारे विषयों की जन्म कुंडली है। सारे विषयों की जन्म कुंडली है से हमारा आशय यह है कि तुम इस बात को बखूबी जानते हो कि कौन सा विषय तुम्हारे इतिहास के विकास के किस काल में ज्वाइन किया है, कौन सा विषय। मतलब तुम अगर आगे बढ़ते हुए जाओगे तो देखोगे यहां से सामाजिक विज्ञान में सोशियोलॉजी जुड़ा है, यहां से तुम इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी शुरू कर दी है, यहां से तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का विकास देखा कि चलो भाई अगर हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का विकास किस काल में हुआ। यहां से देखोगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से विकसित हुआ। तो इस प्रकार से तुम देखते हो कि 1 बाय 1 करके तुम देखोगे कि हर विषय कहीं ना कहीं तुम्हें ज्वाइन करता हुआ जा रहा है। कोई विषय यहां ज्वाइन कर रहा है, कोई विषय उसके आगे ज्वाइन कर रहा है, कोई विषय उसके आगे ज्वाइन कर रहा है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जिससे आपको सारे विषयों को निकलते हुए देखोगे आप। यहां देखो कैसे यह विषय निकला, कैसे वह विषय निकला। तो
तो जनरल स्टडीज की अगर आपको पुख्ता तैयारी करनी है तो हिस्ट्री विषय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पीछे हमने चर्चा की हुई है, तो उन्होंने भी, जैसे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने भी इस बात को कबूल किया है कि हिस्ट्री विषय से हमको बाकी विषयों की समझ ज़्यादा बेहतर विकसित हुई है और हमने जनरल स्टडीज में ज़्यादा बढ़िया किया है। ये हमने ट्राइड है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई तुमको हवा में ये चीज़ बता रहा, ये ट्राइड है और स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है। अब मैं तुमको दूसरी चीज यह इसमें कहना चाहता हूं या यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने एक और अहम मुद्दा है। वह मुद्दा यह है कि क्या इस विषय में अंक आते हैं? बहुत बढ़िया अंक आते हैं, लेकिन दो तरह से तैयारी होती है। इस विषय के साथ एक गलती क्या है जो मैं तुमको बताता हूं, या इस विषय की एक मजबूरी क्या है कि इसमें बेसिकली कोड हैंग करके देखो, इस विषय की एक परेशानी या एक लिमिटेशन यह है, इसमें एक कहानी है, नैरेटिव है। तो जो लोग पढ़ते हैं इतिहास को वो प्राय नैरेटिव में ही उलझे रह जाते हैं और वो विषय के मर्म तक पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें 3-4 रिक्वायरमेंट है। पहले आप पूरे सिलेबस को पाठ्यक्रम में देखोगे तो 2 पेपर में, पहला पेपर में 2 खंड है। पहला खंड में आपका आता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और उसके बाद वहां से शुरू होकर मतलब पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और पूर्व और आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू होकर और फिर आरंभ होता है जिसे हम कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से आपका शुरू हुआ और वहां से आकर पूर्व मध्य, आप गुप्तोत्तर काल तक, पोस्ट गुप्ता पीरियड तक का जो आपका इतिहास है, मतलब कुल मिलाकर 750 ईस्वी तक का इतिहास, वो प्रथम पेपर में आता है। तो पहला खंड में आप देखोगे कि पहला खंड में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री से शुरू हुआ और 750 ईस्वी तक का इतिहास आपका आ गया। दूसरा जो खंड आपका शुरू होता है वो 750 से 1200 एडी का पहला उपखंड हुआ और उसके बाद सल्तनत और मुगल, ये दोनों दूसरा पार्ट आपका खंड 2 में आता है। उसी प्रकार से अगर पेपर सेकेंड में देखोगे तो आपका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, जो अमूमन पलासी के बैटल से आपका शुरू करते हैं, उससे भी पहले से शुरू करते हैं, यूरोपियन कंपनीज और कर्नाटिक वॉर से शुरू करते हैं और वहां से पलासी बक्सर होते हुए, और वो कहां तक चला आता है तो अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में नेहरूवियन एरा और भारत में राष्ट्र निर्माण के टॉपिक तक चला आता है। वो आपके भारत में राष्ट्र निर्माण के टॉपिक तक चला आता है। फिर जब वहां से आप आगे बढ़ते हो, वहां से शुरू करते हो, वहां से शुरू करते हुए फिर आप दूसरे पार्ट में आते हूं और सेकेंड पार्ट में आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। हालांकि मार्क्स के विचार से तो बराबर है, लेकिन विश्व इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा और इसलिए सराहता हूं क्योंकि जो विश्व इतिहास का खंड है और मॉडर्न हिस्ट्री का खंड है, उससे आपको जीएस के बाकी पार्ट और भी ज्यादा क्लियर होते हैं। मार्क्स तो बराबर है, 250 मार्क्स फर्स्ट पेपर में है, 250 मार्क्स सेकेंड पेपर में है, और प्रत्येक खंड में 125 मार्क्स है। अब जो पार्ट अभी मैं आपको लेने जा रहा हूं, जिसको पार्ट आप कहते हो सल्तनत और मुगल का पार्ट, उसको मैं पहले बता दूं कि मैंने अलग क्यों बनाया है। अलग बनाने की वजह है, जैसे हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहले पार्ट में आपका, जैसे हमने सुविधा के दृष्टि से, क्योंकि इतिहास में मैं अभी थोड़ा सा बोर्ड पर आपको मैं बता देता हूं कि इतिहास में सबसे पहले हमें चाहिए परिवर्तन का ज्ञान, और अगर परिवर्तन का ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो फिर हमें शुरू करना चाहिए पहले टॉपिक से। मतलब इतिहास में कभी भी ऐसा, या कोई भी विषय में, मैं तो सारे विषयों में यही सजेस्ट करूंगा कि उल्टा या विपरीत हमें नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि हमने गुप्ता पहले किया और अर्ली मेडिवल एज बाद में किया, या मौर्य पहले किया और बुद्ध काल बाद में किया, या वैदिक काल बाद में किया। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी अवधारणा, आपका कॉन्सेप्ट कभी डेवलप नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बेसिकली इसी आधार पर हम पहले आपको चेंजेस बताना चाहते हैं। तो चेंजेस बताने के लिए पहले हम आपको कई खंडों में डिवाइड करते हैं।
पहला खंड हमारा आता है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, उसको मैं अलग खंड बना के चलाता हूं। मतलब आप लोगों के मन में एक वहम हो सकता है कि हम सल्तनत और मुगल से चलेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सल्तनत और मुगल से चलने में हमारा पीछे का छूट जाए। वही मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, पीछे छूटने का सवाल नहीं है। क्योंकि जब आप सल्तनत और मुगल वाले टॉपिक पर आओगे तो केवल सल्तनत और मुगल वाले टॉपिक का ही आपस में कनेक्टिविटी होती है। उससे पहले अगर आप चलते हो तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता कि जैसे हमने उसको अपनी सुविधा से कई खंडों में बांटा हुआ है। जो हमारा पहला खंड है वो है पूर्व ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हमने पहला खंड बनाया है। उसमें कौन कौन सा टॉपिक है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और महापाषाण काल। इसको मैंने एक खंड ही अलग बना दिया है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो इन सब के बीच कनेक्टिविटी है। अगर अकेला तुम हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चाहोगे तो तुम्हें कभी भी समझ विकसित हड़प्पा सभ्यता की नहीं होगी। अगर तुम अकेला हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चाहोगे तो कभी भी उस सभ्यता की समझ आपको विकसित नहीं होगी। तो दिस वन एंड दूसरा खंड आपका बनता है वैदिक काल से। तो वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, इसको मैंने एक खंड बना दिया है। इस खंड में कनेक्टिविटी है। अगर इस खंड की तैयारी आप करते हो तो आपको इस खंड में, अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा बोर्ड वर्क में दिक्कत आ गई थी इसलिए मैंने बोर्ड वर्क रोका हुआ था। तो आपका जो सेकेंड वन पार्ट बनता है वो वैदिक काल से शुरू होकर पूर्व मध्य, वैदिक काल से शुरू होकर और गुप्तोत्तर काल तक समाप्त हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी सुविधा से क्या किया है कि आपका जो पूर्व मध्यकाल का पाठ्यक्रम है वो पूर्व मध्यकाल कायदा के हिसाब से मध्यकाल में आना चाहिए। लेकिन पूर्व मध्यकाल में जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं गुप्तोत्तर काल तक जुड़ी हुई है। तो वैदिक काल से गुप्तोत्तर काल तक जो आप परिवर्तन देखते हो उन्हीं परिवर्तनों से ये सारे जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने जानबूझकर पूर्व मध्यकाल को उसी के साथ रख दिया ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। अब हमारा जो तीसरा पार्ट जो हमने आपको बताया है, ये पार्ट हमारा आता है मध्यकालीन भारत में। इसमें हमने दो ही पार्ट रखा हुआ है, सल्तनत काल और मुगल काल। क्योंकि सल्तनत काल और मुगल काल इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी है। और जैसा कि पीछे हमने बताया है कि अब हम मध्यकालीन भारत लेते हैं जहां से मुझे आपको, क्योंकि आज मैं आपको आउटलाइन इसलिए बताता क्योंकि आगे हम जब भी आपको बताएंगे तो साथ साथ राइटिंग कराते चलेंगे, इसलिए आज मैं आपको आउटलाइन बताना चाहता हूं मध्यकालीन भारत। तो इसमें तो वैसे तीन पार्ट बनते हैं, वैसे इसमें तीन पार्ट बनते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। लेकिन हम यहां पर उत्तर मध्यकाल को एक पार्ट बना दिया है क्योंकि इनका आपस में या परस्पर जुड़ाव होगा। उत्तर मध्यकाल, इसमें सल्तनत काल और मुगल काल। ये दो है। अब जो मेरा फार्मूला है वो मेरा फार्मूला है कि कोई बच्चे अगर तैयारी कर रहा हो तो चाहे वो ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल प्लस जीएस, ऑप्शनल प्लस जीएस, ये दोनों पेपर में एक कॉमन पॉइंट है, वो है परिवर्तन का ज्ञान। परिवर्तन का ज्ञान। अगर आपको परिवर्तन का ज्ञान नहीं है तो इतिहास पढ़ना व्यर्थ है, इतिहास पढ़ाना व्यर्थ है। तो यू आर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ द चेंज। आपको परिवर्तन या चेंज का नॉलेज चाहिए, दैट इज कंपल्सरी फॉर यू। तो परिवर्तन का ज्ञान। दूसरा, ये आपको कॉमन है,
जैसे प्राय बच्चे पूछते हैं कि सर जनरल स्टडीज में क्या पढ़ूं, ऑप्शनल में क्या पढ़ूं, तो मैं उनको कंपल्सरीली बताता हूं कि ऐसा है कि आप जनरल स्टडीज में आप या ऑप्शनल पेपर हो या जनरल स्टडीज हो, दोनों में आप एक ही चीज पढ़िए, और वो है परिवर्तन का ज्ञान। ये पहला बेसिक है। फर्क क्या है कि कई बच्चे समझते हैं कि मैं जनरल स्टडीज में जो पढ़ता हूं वही ऑप्शनल में कर लूंगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शनल में आपको एक काल निर्धारण की समझ, काल निर्धारण की समझ, काल निर्धारण की समझ और काल निर्धारण की जो आपकी समझ है उसी से जुड़ी हुई दो चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको चाहिए। इसको मैं 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, और इसको मैं रोमन 1 में कर देता हूं। काल निर्धारण की समझ के साथ यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीरियडाइजेशन, इसमें आपको दो चीजों की जानकारी चाहिए। एक अध्ययन स्रोत की जानकारी चाहिए, एक अध्ययन स्रोत की जानकारी चाहिए, और दूसरा इतिहास लेखन की जानकारी चाहिए। ये दोनों अगर तीनों मिल जाएंगे, इसको इसमें प्लस करोगे तब ये तुम्हारा होगा ऑप्शनल पेपर कंप्लीट। तब तुम्हारा ऑप्शनल पेपर कंप्लीट होगा। अगर आप सिर्फ इसी पर रहोगे तो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, लेकिन जब यहां तक आप आओगे तब आपका ऑप्शनल पेपर कंप्लीट होगा। परिवर्तन की समझ तो मैं समझता हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि प्रत्येक इंसान को चाहिए, जितने भारतीय हैं सभी को इतिहास की जानकारी चाहिए। तो ये तो सबके लिए है। हम कहां से चलकर कहां तक आए, हम वर्तमान में जहां खड़े हैं उसकी वजूद का परिचय इसी से मिलेगा। अब क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स पढ़ाता था, प्रीलिम्स तो अभी भी पढ़ाता हूं जीएस में, लेकिन जब ऑप्शनल हुआ करता था 2011 तक, उसके बाद फिर ऑप्शनल प्रीलिम्स से हटकर और फिर जनरल स्टडीज ही केवल सी सेट को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं कॉन्टिन्यूअस प्रीलिम्स पढ़ाता था। तो जब मैं प्रीलिम्स पढ़ाता था तो वहां भी परिवर्तन का ज्ञान, मैंने सबसे पहले प्रीलिम्स के टीचिंग में इनोवेशन लाया था यही। जैसे उससे पहले क्या होता था कि जब हिस्ट्री में आते थे या लोग पढ़ाते थे, तो जो हमारी पूर्वज परंपरा थी हिस्ट्री प्रीलिम्स पढ़ने की, वो ऐसी थी कि जो पहले मेंस पढ़ा दिया जाता था बच्चों को, उसके बाद प्रीलिम्स का 15 या 20 क्लास अलग से आयोजित कर दिया जाता था, और कहा जाता था कि बच्चों एक रजिस्टर लेकर बच्चे आते थे, लिखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कहा गया है, मेगास्थनीज के इंडिका में यह कहा गया है। तो जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो प्रीलिम्स में यही कल्चर था। तो मैंने जब देखा तो एक रजिस्टर तो भरा हुआ एक बच्चे का दिखा, लेकिन उसमें कोई तारतम्यता नहीं थी, कोई फैक्ट्स कहीं से, कोई फैक्ट्स यहां से उठाकर। तो हमने कहा कि यार ये तो रात में जुगनू पकड़ने के बराबर है। रात में अगर तुम 100 जुगनू पकड़ोगे, देखोगे दूसरे दिन अगर 500 जुगनू और उड़ते चले जा रहे हैं, तो कहां तक तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो हमने सबसे पहले इनोवेशन यूपीएससी के फील्ड में लाया कि हमने कहा कि नहीं, फैक्ट्स बच्चों को चेंजेज की जानकारी के साथ दो। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अब सल्तनत और मुगल ही है। तो सल्तनत और मुगल का ही टॉपिक है। अब देखो इसको, परिवर्तन को हम आपको कैसे समझाएंगे। राजनीतिक, राज्य, राज्य साम्राज्य एवं राजवंश। राज्य साम्राज्य एवं राजवंश। राज्य साम्राज्य एवं राजवंश, ओके। दूसरा
प्रशासनिक, राजनीतिक, दूसरा प्रशासनिक। आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक। अब देखिए इतने पार्ट में हम लोगों ने बांट लिया। अब आपके लिए देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग और सहज हो जाएगा। सल्तनत और मुगल की बात केवल कर रहा हूं। तो आप भारत में तुर्की आक्रमण से, मतलब यहां से कहां से हम, तुर्की आक्रमण तो बहुत लेट हो गया, उतनी दूर से मैं नहीं शुरू करूंगा। मैं पहले आपको ले चलूंगा अरब क्षेत्र और पश्चिम एशिया, वहां पर इस्लाम का उद्भव कैसे हुआ। इस्लाम का उद्भव हुआ, इस्लाम एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन बना, और सामाजिक आंदोलन ने एक राज्य निर्माण का रूप ले लिया, और फिर पैगंबर मोहम्मद के अधीन एक इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। मक्का और मदीना उसके दो केंद्र बने। वहां से खलीफाओं के अधीन जो इस्लामी राज्य का प्रसार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कैसे पश्चिम एशिया से मध्य एशिया तक उसका प्रसार हुआ, भारत के दरवाजे पर दस्तक दिया, खलीफाओं के समय उसका विस्तार कैसे हुआ। पहले अरब लोग इस्लाम के ध्वजवाहक थे, इस्लाम का प्रसार से अरब लोग जुड़े हुए थे। अरब के बाद तुर्क कैसे आए, तुर्क कौन थे, कहां से आए, तुर्कों को जोड़ने के बाद इस्लामी राज्य या साम्राज्य की शक्ति कैसे बढ़ी, कैसे पहले अरब वालों ने हिंदुस्तान को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वो एक छोटे से मुल्क पर ही कब्जा कर पाए थे, सिंध पर। लेकिन जब अरब वालों के बाद जब तुर्की लोग आए तो तुर्की लोगों ने इसके प्रसार में किस प्रकार से भूमिका निभाई, तुर्क ने किस प्रकार से इस्लामी राज्य को एक बड़े साम्राज्य के रूप में ढालने का प्रयत्न किया। अरब वालों को भारत में सफलता नहीं मिली, तुर्कों को कैसे सफलता मिली। गजनी के बाद गोरी आया। गजनी के राज्य निर्माण में गजनी का जो प्रयास था उसकी क्या सीमा थी, उसकी क्या शक्ति थी। गजनी के बाद जब गोरी का आगमन हुआ तो गोरी ने कैसे राज्य निर्माण संभव बनाया। और फिर मोहम्मद गोरी से होते हुए पहले इलवरी डायनेस्टी। अब उसमें हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि एक तो राज्य साम्राज्य बन रहा है, कैसे कैसे राज्य का विस्तार हो रहा है, कौन कौन से राजवंश है। राजवंश से हमें शासक को सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विस्तार तो देखते ही रहना है, लेकिन अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 5 तुम्हारे लिए, वैसे तो राजनीतिक विस्तार की पूरी समझ तुमको होगी, इन 5 पर विशेष रूप से कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बहुत सारे रेंज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो इलवरी वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, लोदी वंश। लोदी वंश की भी अपनी विशेषता है कि लोदियों ने किस प्रकार से राज्य निर्माण में, लोदी क्यों विफल रहे, क्यों बहलोल लोदी एक सशक्त राज्य का निर्माण नहीं कर पाया, जबकि भारत में अपने राजवंश को स्थापित किया। वहां से सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी तक चले आते हो। तो जीएस में तो मैं जब परिवर्तन कराता हूं तो सीधा शुरू करता हूं सल्तनत से और मुगल तक पहुंचा देता हूं, बहादुर शाह जफर तक या औरंगजेब तक जाके रोक देता हूं। लेकिन आप लोगों का ऑप्शनल में करना है तो इसको 2 पार्ट में हम बांटते हैं। तो राजनीतिक इतिहास में ले जाकर आपको इब्राहिम लोदी तक ले जाएंगे, और उसके बाद प्रशासन। तो प्रशासन में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, वो भी कैसे, इस्लाम में खलीफा की क्या जगह थी, सुल्तान खलीफा में क्या संबंध थे, केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस कैसे था, फिर कैसे आपको प्रांतीय प्रशासन की जगह इक्ता व्यवस्था का विकास हुआ, इक्ता से कैसे स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ, भू राजस्व प्रशासन, तो सैन्य प्रशासन, सैन्य ढांचा, अमीर वर्ग, इन सब का अध्ययन करते हुए आप प्रशासन कर लो। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था कि कैसे भारत में तुर्कों के आगमन के बाद इकोनॉमी में क्या क्या परिवर्तन आया, कहां कहां परिवर्तन देखते हैं, नगरीकरण को कैसे प्रोत्साहन मिला, शिल्प उत्पादन को कैसे प्रोत्साहन मिला, व्यापार को कैसे संरक्षण मिला, वैसे करते हुए हम लोग चले आए।
और फिर जैसे समाज में पहले भारतीय समाज का लंबवत विभाजन था, लेकिन लंबवत विभाजन से भारतीय समाज का क्षैतिज विभाजन कैसे हुआ, हाउ इट वॉज डिवाइडेड हॉरिजेंटली। तो लंबवत विभाजन से भारतीय समाज का क्षैतिज विभाजन कैसे हुआ, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे सांस्कृतिक पर। तो सांस्कृतिक में आपका आता है साहित्य, आता है कला आती है और बाकी चीजें आती है। तो उसमें आपका साहित्य आता है, कला में स्थापत्य कला आता है, मूर्ति कला इस काल में नहीं आता है। इस काल में आता है चित्रकला, संगीत कला। क्या कुछ पूछना है क्या? तो चित्रकला, संगीत कला, ये सब आपके छोटे छोटे बाकी चीजें आते हैं। लेकिन इसमें 3 स्टेज होता है। एक स्टेज होता है सल्तनत, दूसरा स्टेज होता है क्षेत्रीय राज्य, प्रोविंशियल स्टेट्स, और तीसरा स्टेज होता है मुगल। तो जिस फार्मूला से हम सल्तनत में बढ़ेंगे उसी फार्मूला से हम मुगल में बढ़ेंगे। तो सल्तनत से मुगल तक तो पहले आपका चेंजेज क्लियर हो जाएगा और कॉपी पर नोट डाउन रहेगा। तो आप मेरे विचार से जब भी जरूरत होगी तो ये वाला खंड पर तो तुम्हारा कमांड हो जाएगा। अब प्रीलिम्स में तुम्हें क्या करना है, जैसे कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सर प्रीलिम्स में क्या करें। प्रीलिम्स में कुछ नहीं करना है, जैसे स्ट्रक्चर तुम्हारा बन गया, अब फैक्ट्स को उसी में डालते जाओ जहां जहां। प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्ट्स बढ़ा लो। और मैं एक बुकलेट तैयार कर ही रहा हूं प्रीलिम्स का, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो वही बुकलेट अपने मेंस के नॉलेज में तुम चिपका लेना, प्रीलिम्स का तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ देखने की जरूरत, उसके आगे जो आएगा छूटेगा। समझ रहे हो? तो ये चेंजेस से तुम्हारी हिस्ट्री की समझ विकसित हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि सही मायने में जो कहते हैं मार्क्स कम आते हैं, वो इतिहास का मतलब किस्सा कहानी समझते हैं, नैरेटिव। इतिहास नैरेटिव है, लेकिन एग्जाम में नैरेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात है जो पॉपुलर हिस्ट्री है और जो प्रोफेशनल हिस्ट्री है, देखो तीन स्तर पर दिक्कत है, इसलिए मार्क्स में दिक्कत होती है। एक कि इतिहास को किस्सा कहानी समझना, नंबर 1। नंबर 2 कि इतिहास में केवल पढ़ते जाना या किसी भी सोशल साइंस में क्वेश्चन पर नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब नॉलेज को कुल मिलाकर थियोरेटिकल लेवल पर रखना। जो हमारा नॉलेज है वो केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही रह जाए और व्यवहारिक स्तर पर, वो राइटिंग के स्तर पर ना आ पाए। और सबसे बड़ी देखो समस्या तो मुझे यूपीएससी में चाहे जीएस का पेपर या ऑप्शनल का पेपर है, मैं कबीरदास की तरह तो रट लगाता रहूं। लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हम एग्जाम के लिए तैयारी कहां कर रहे हैं कि सफल होंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे हिस्ट्री में ये तो तुम्हारा एक पॉइंट हो। ये पॉइंट मैंने बताया कि जीएस वालों और ऑप्शनल वालों ये दोनों के लिए कॉमन है। ये वाला पॉइंट जीएस ऑप्शनल दोनों के लिए कॉमन है, इतना जीएस वालों को भी करना चाहिए। अब देखो ऑप्शनल वालों के लिए 3 चीजें नहीं आएंगी। पीरियडाइजेशन, काल निर्धारण। काल निर्धारण का संबंध एक सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से होता है और दूसरा होता है इतिहास लेखन से। जैसे मैं बताता हूं, सबसे पहले भारत का इतिहास लिखा, उसने लिखा है जेम्स मिल ने। तो जेम्स मिल ने लिखा, तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांट दिया। तो अब पता नहीं उसका इंटेंशन भी खराब था, वो हो सकता है कि भारतीय इतिहास का कॉमनलाइजेशन करना चाहता हो। इट वॉज ऑल्सो अ फैक्टर। भारतीय इतिहास का वो कॉमनलाइजेशन करना चाहता हो, यह भी एक फैक्टर हो, मे बी। दूसरा फैक्टर यह भी हो सकता है कि उसको समझ नहीं हो भारतीय समाज का। वो मानता हो कि भारत में जो मुख्य विभाजन का आधार है वो धर्म ही है। चाहे उसने गलतफहमी से किया, वो जानबूझकर किया, लेकिन हमारे इतिहास का सांप्रदायिकरण कर दिया। अब वो मानता है कि मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण हुआ है वो मोहम्मद गोरी के आक्रमण से हम मध्यकाल का आरंभ माने। तो बहुत समय तक जब उसने ये बात कही और उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नाम दिया, तो पहले तो हमारे अपने इतिहास लेखक नहीं थे,
आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत ब्रिटिश के संपर्क के बाद हुई। तो पहले तो जो साम्राज्यवादी विद्वानों ने लिखा, जिन लेखकों ने, जो ब्रिटिश लेखक थे, वो तो जेम्स मिल के लेखन से ही प्रभावित थे, तो वो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल ही कहते चले गए। जब राष्ट्रीय आंदोलन की उपज जो हमारे विद्वान हुए, तो हमारे विद्वानों के साथ यह थी कि उन्होंने ज्ञान, कहीं ना कहीं उनके ज्ञान पर पश्चिम हावी था, लेकिन अंदर से एक राष्ट्रवाद की चेतना भी थी, क्योंकि पश्चिम से ही ज्ञान पाकर पश्चिम को चुनौती दे रहे थे। तो ऐसे जो राष्ट्रवादी लेखक थे, वो राष्ट्रवादी लेखक सामने आए। उन लेखकों ने इस पर चैलेंज करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे लेखकों में आप कह सकते हो आरसी मजूमदार से प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी थे। तो इस तरह के जो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। जैसे श्री राम शर्मा थे, अंबिका चंद मजूमदार थे, तो ये सब हमारे राष्ट्रवादी लेखक थे। तो इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, नहीं चलेगा हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। बदले में इन्होंने नाम दे दिया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन महानुभाव से पूछिए कि ठीक है महाशय, आपने तो ठीक है खंडन कर दिया, मुस्लिम काल शब्द आपने नहीं कहा, लेकिन जरा आप बताएं कि आप मध्यकाल जिसको आप बोलते हो उसकी शुरुआत कब से मानते हो? तो कहते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। तो इनके जवाब में कहा जाए कि महाशय, तो कुल मिलाकर आपने तो स्वीकार ही कर लिया। क्या आपने नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन आप बेसिस मानते हो कि जब से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल रहा, मध्यकाल का आरंभ वहीं से हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण ही मुख्य बिंदु है परिवर्तन का। अब जब इस पर शोध शुरू हुआ तो कहा कि अच्छा, पहली बात आप यह बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप का आकार देखिए। दक्षिण भारत के इतिहासकारों ने कुछ आपत्ति करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके यहां जब जनाजा निकल रहा था तो हमारे यहां डोली सज रही थी। मतलब आप राजपूत राज्य पर तुर्की आक्रमण हो रहा है, मोहम्मद गोरी ने एक राज्य स्थापित किया है जो दिल्ली और आगरा में उसका आधार है। उस राज्य का दिल्ली और आगरा में आधार है। हम दक्षिण भारत में हैं और हमारा जो चोल साम्राज्य वो दक्षिण पूर्व एशिया तक मार कर रहा है, श्रीलंका को जीत रहा है, इतने सारे पराक्रम कर रहा है, और उन पराक्रमों पर आपका ध्यान नहीं जाता। आपका ध्यान इस पर जाता है कि मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी ने आपके छोटे से क्षेत्र पर, आप पिटे जा रहे हो, आप पिटे जाओ, आपके लिए मध्यकाल होगा, हमारे लिए मध्यकाल क्यों होगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका बेसिस ही खत्म होने लगा। मोहम्मद गोरी जिस समय जीता होगा उसमें दक्षिण भारत के लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि कौन मोहम्मद गोरी है, कहां किसको हरा दिया। एक तराइन के बैटल में वो जीता और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया, आगे ज्यादा से ज्यादा कन्नौज पर कब्जा किया। गंगा घाटी में एक छोटा सा मुस्लिम राज्य है, वही मुस्लिम काल हो गया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू शासक शासन कर रहे एक छोटे से भाग में मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया, तो मुस्लिम मध्यकाल। किस बात का मध्यकाल? तब आ गया मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इसको और भी सीरियस चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि एक बात बताइए, जो राजनीतिक परिवर्तन है, ऊपर से परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि हमारे आर्थिक सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। और आर्थिक सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन हो रहा है? तो सामंतवाद का उद्भव हो रहा है। तो मोहम्मद गोरी की जो हार है, तो मोहम्मद गोरी की जो जीत है और पृथ्वीराज चौहान की हार है, इसको आप सिर्फ सेना की जीत और हार के रूप में क्यों देख रहे हो? या तो पद्धति की जीत और हार है। अगर सामंतवाद जैसी पद्धति है तो सामंतवाद ने हमारे राजनीतिक ढांचे को इतना कमजोर कर दिया कि मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारी का आक्रमण सफल हुआ। तो आप मोहम्मद गोरी को जीतने को और राजपूत राज्य को हारने को परिवर्तन का कारण मानते हो, उससे बेहतर आप उन बातों पर ध्यान दो जिन कारणों से वो हारे। तो सामंतवाद को उद्भव से मानो। तब पूर्व मध्यकाल का कॉन्सेप्ट आ गया कि देखिए, हमें मध्यकाल के आरंभ के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, तभी से हम इसे माने जब से सामंतवाद का उद्भव हुआ। तो गुप्त काल के पश्चात ही धीरे धीरे मध्यकाल की अवधारणा।
समझ गए? तो अब उसी से कॉन्सेप्ट आ गया पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में जो सामंतवाद का परिवर्तन दिख रहा था उसको एंशिएंट से रिलेशन था, इसलिए मैंने उसी खंड में उसको डाल दिया। और सिर्फ उत्तर मध्यकाल को लेकर मैं चला हूं, क्या मध्य एशिया से एक परिवर्तन की हवा चलेगी और वो परिवर्तन की हवा बदलते हुए चली जाएगी। तो कहोगे भाई अभी जो परिवर्तन आप सोर्सेस ऑफ स्टडी में उत्तर मध्यकाल जिस काल में आप पढ़ रहे हो उस काल में देखो जो इतिहास लेखन और सोर्सेस ऑफ स्टडी का भी कॉन्सेप्ट बदलता रहता है। स्टूडेंट्स तक प्राय पहुंच ही नहीं पाता है। मैं तुम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और तुम लोगों के माध्यम से मैं इतिहास के, इसलिए मैंने एक्सक्लूसिव सेंटर करोलबाग में भी डाला है कि हिस्ट्री का बच्चों का ना तो इंग्लिश मीडियम ना हिंदी मीडियम जो रिक्वायरमेंट होता है वो समझ ही उनको नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो दिग्गज प्रोफेसर अपने अपने फील्ड के हैं, वो सब तो यूपीएससी के फील्ड पर स्तर पर अपने आप को लाते नहीं है और वो सब पार्ट पार्ट में। अब जैसे इरफान हबीब है, मैं टेक्निकल पहलू आपको बताऊंगा। इरफान हबीब आज की तारीख में किसी लेमैन से तुम पूछो तो कहेंगे कि भाई पूरे इतिहास में इरफान हबीब मार्क्सवादी कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि इरफान हबीब भी अब पीछे रह गए। इरफान हबीब अब मध्यकाल में तो उनकी अधिकांश धारणा खंडित हो चुकी। अब तो नए नए स्मार्ट हिस्टोरियंस और आ गए, तो लेटेस्ट धारा से तो लोग बच्चे वाकिफ हो नहीं पाते। अब मुगल साम्राज्य का पतन है, इरफान हबीब का विचार अब कौन मानता है? वो जो संकट का काल और कृषि संकट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वो अवधारणा मैं आपको बताऊंगा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन लेटेस्ट की जानकारी बच्चों को होती नहीं है। तो क्या होता है कि जो कॉलेज के जो दिग्गज प्रोफेसर हैं, जो जैसे हिस्ट्री के हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आते नहीं यूपीएससी के फील्ड में, और जो ओरिजिनल प्रोफेसर्स हैं वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आएंगे। सवाल्टन वाले आएंगे तो कहेंगे मैं करेक्ट हूं बाकी गलत है, मार्क्सवादी आएंगे कहेंगे मैं करेक्ट हूं बाकी गलत है। और बच्चे को जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल दूंगा, उसमें आपको मिला जुला हिस्टोरियंस को लेकर चलना पड़ता है। कभी ये हिस्टोरियन को इंपॉर्टेंस देना होगा, कभी उसको देना पड़ेगा। कोई मार्क्सवादी आएंगे तो कहेंगे भारत में सामंतवाद था, बीडी चट्टोपाध्याय के फॉलोअर्स आएंगे तो कहेंगे भारत में सामंतवाद नहीं था, समन्वित राज्य की अवधारणा थी। इरफान हबीब कहेंगे कि संकट के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। कैरेन लियोनार्ड और मुजफ्फर आलम कहेंगे समृद्धि के कारण पतन हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? तो बच्चा तो कहेंगे कि मुझे पागल मत बनाओ, बताओ फाइनल क्या है। वो कहेंगे मैं जो कर रहा हूं वही है फाइनल, वो कहेंगे वो जो हो रहा है वही फाइनल है। तो हम तो उन सब के बीच मीडिएट करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स और इन स्कॉलर्स के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता, स्टूडेंट्स के लेवल पर लाकर उनकी बातें समझाना चाहता, वो क्या कहना चाहते हैं और प्रश्न में कहां किन का इस्तेमाल, कब इनको छोड़ दीजिए इनको ले लीजिए, कब इनको ले लीजिए इनको छोड़ दीजिए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये यही है हिस्टोग्राफी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं, तो ये जैसे सोर्सेस पर पहले आते हैं कि सोर्सेस में कैसे है। तो पहले जैसे इतिहासकार हैं, इतिहासकारों के विषय में कहा जाता है गुप्तचर या जासूस की भूमिका निभाते हैं। एक गुप्तचर या जासूस की भूमिका निभाते हैं। वो जाके जैसे कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम सीन पर पुलिस जाती है या इंटेलिजेंस के लोग जाते हैं और एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इतिहासकारों को गुप्तचर की भूमिका निभानी पड़ती है। जरा इतिहासकारों को गुप्तचर की भूमिका निभानी पड़ती है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग लिखने के लिए जरा अनुकूलित हैं, कल से फिर लिखेंगे आप लोग, घबराइए, आज भर सुनना है, क्योंकि एक थोड़ा सा हम लोग को आउटलाइन भी तो क्लियर हो जाए करना क्या है। शिकार मारना है तो शिकार के बारे में कुछ पता तो चल जाए। तो इसलिए एक बार आउटलाइन पहले क्लास में मैं लेता ही हूं, फिर कल से समझना लिखना साथ साथ चलेगा, तुम लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन आज इस आउटलाइन को समझ लो। तो मैं आपको बता रहा था कि अब वो खोजी एक तरह से गुप्तचर की भूमिका निभाते हैं, एक तरह से जासूस की भूमिका निभाते हैं। वो क्या होता है कि बारीकी से सोर्सेस को पकड़ते हैं।
तो पहले हमारे यहाँ जो पार्ट सेकेंड में आप लोगों ने देखा, जिसमें आप लोगों ने वैदिक काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक देखा, उसमें जो सोर्सेस ऑफ स्टडी होता था, उसमें अगर कलहन की राज तरंगिणी को छोड़ दोगे, अपवाद में रख दोगे, तो बाकी धार्मिक ग्रंथ हैं, आत्मकथात्मक ग्रंथ हैं, इस तरह से, या बायोग्राफी हैं, जो हमारे सामने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं या कुछ विदेशी विवरण हैं, उसमें कोई भी टेक्स्ट को मॉडर्न स्टैंडर्ड पर इतिहास का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। जब तुर्की शासन स्थापित हुई और मुगल शासन स्थापित हुई, तो तुर्की और मुगल शासन की स्थापना के बाद फिर सोर्सेस ऑफ स्टडी पूरा बदल गया, क्योंकि अब फॉर्मली औपचारिक रूप में इतिहास का ग्रंथ लिखा जाने लगा। समझ रहे हो ना? इतिहास का ग्रंथ लिखा जाने लगा क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के समय से ही पैगंबर के जीवन के बारे में लिखना एक धार्मिक कर्तव्य इस्लाम में माना जाता था। पैगंबर के बाद जब खलीफा का शासन आया, तो खलीफाओं के जीवन के बारे में लिखना एक धार्मिक कृत्य माना जाता था। और खलीफा के बाद जब सुल्तान का काल आया, तो सुल्तान के जीवन के बारे में, उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखना भी अपने आप में बड़ा ही एक प्रगतिशील कदम माना जाता था। तो उस समय जो ग्रंथ लिखे गए, तो मैं आपको फारसी ग्रंथों की पूरी सूची बता दूंगा। जैसे सबसे पहले हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल पर लिखा है, उसका नाम है ताजुल मासिर। वह कैसे इस्लामी राज्य भारत में स्थापित हुआ उस पर लिखता है। हसन निजामी की परंपरा से आगे जुड़ जाता है मिनहाजुल सिराज का तबकात ए नासिरी, और वह चलता है जहां इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में है, तो लगभग 1260 तक का इतिहास वो लिखता है। उसके बाद फिर 1265-66 के बाद शुरू हो जाता है बर्नी की तारीख फिरोजशाही। बर्नी की तारीख फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों के काल तक के बारे में लिखता है। और फिर एक दूसरी तारीख फिरोजशाही शमसे सिराज अफीफ लिखता है, जो ठीक जहां बर्नी छोड़ता है वहीं से शमसे सिराज अफीफ शुरू करता है, उसको ले जाता है वो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह सैयद के समय। और मुबारक शाह सैयद के समय फिर एक याहिया बिन अहमद सरहिंदी शुरू कर देता है तारीख मुबारक शाही। ये बने बनाए ऐतिहासिक ग्रंथ थे। पहले तो हमारे जब हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू कर दिया, तो वो उछलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है। उसको बेसिस बना के बर्नी ने ये कहा, शमसे सिराज अफीफ ने ये कहा, बर्नी ने, इसामी ने, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल सुल्तान करार दिया है, इसलिए एक पागल सुल्तान था, झक्की था, सनकी था। उसके बारे में इसी तरह से जिसकी प्रशंसा की, अबुल फजल ने अकबर की प्रशंसा की, तो अकबर के, क्योंकि वही परंपरा फिर मुगल काल में चलती गई। तुजू के बाबरी में बाबर ने लिखा, उसको हमने ऑथेंटिक सोर्स मान लिया। तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा, उसको हम ऑथेंटिक सोर्स मान लिया। बाद में इतिहासकारों ने फिर अपना लेंस निकाला, गुप्तचरी की, कहा कि नहीं, ये सब तो दरबारी लेखक है, ये तो जानबूझ के प्रशंसा की होगी। और फिर क्यों बर्नी, इसामी, इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना नेगेटिव क्यों लिखा है, इसकी क्या वजह है? तो जब उन्होंने गुप्तचरी की, तो पाया कि देखो, इन तीनों को मोहम्मद बिन तुगलक से शिकायत है। तीनों को शिकायत है। क्या शिकायत है? तो बर्नी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है, और मोहम्मद बिन तुगलक अपने दृष्टिकोण में उदार है, धर्म के मामले में वो बहुत ज्यादा उदार है। वो होली जैसे त्योहार में हिस्सा लेता है। अमीर वर्ग का दरवाजा उसने निम्न जाति के हिंदुओं के लिए भी खोल दिया। बर्नी इस बात को सहन नहीं कर सका, क्योंकि यह उसके आभिजात्यपन और मुस्लिम पहचान में बट्टा लगा रहा था। इसामी के साथ प्रॉब्लम है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो उसको दादाजी को भी उठा लिया दिल्ली से देवगिरी। रास्ते में उसके दादाजी मर गए। इसामी इस गम को भूल नहीं पाया है। इब्न बतूता के साथ क्या प्रॉब्लम है? जब उसकी गुप्तचरी की गई, तो पाया गया कि देखिए, ये महाशय जब आए थे, तो विदेशियों को बड़ा तत्परता से स्वागत करता था एमबीटी ने, लेकिन इब्न बतूता का भी स्वागत किया, उनको दिल्ली का काजी बनाया, न्याय का काम देखते थे। वहां निकल गए वो रिश्वतखोर, तो काफी रिश्वतखोरी की।
बाद में मोहम्मद बिन तुगलक उनको पकड़ लिया और उन्हें जेल की हवा खिला दी। 8 वर्षों तक वह जेल में कैद रहे। खैर फिर बाद में जेल से निकले तो उनको चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया। रास्ते में जो जहाज दुर्घटना जैसी चीज हो गई, चीन तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो अपना देश मोरक्को लौट गए और वहीं किताब उल रहला लिखा और मनमाने ढंग से उसने मोहम्मद बिन तुगलक का चित्र उपस्थित कर दिया। तो गुप्तचरी करने पर कुछ सच्चाई प्रकट हुई, समझ रहे हो। तो अब इतिहासकारों जैसे कार्ला अर्न्स्ट आए, पीटर हार्डी आए, तो ये नए नए हिस्टोरियंस आए 1880 के दशक में, 1890 के दशक में। इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, इसको क्रिटिकली देखने की जरूरत है। जो इनके ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, फारसी ग्रंथ बहुत ऑथेंटिक नहीं है। तो चलिए हम लोग एक वैकल्पिक सोर्स अपनाते हैं। और कार्ला अर्न्स्ट और पीटर हार्डी ने मलफूजात पर बल दिया। कहा मलफूजात क्या है भाई, ये सूफी साहित्य था। जो सूफी जो संत हैं उन्होंने अपने या सूफी संतों के काल के बारे में, जैसे हामिद कलंदर ने खैर उल मजलिस लिखा, और हामिद कलंदर ने फवाद उल फवाद लिखा, हसन सिजी ने खैर उल मजलिस लिखा निजामुद्दीन औलिया के काल और उनसे संबंधित घटना पर। तो माना गया कि देखो सूफी लोग जनसामान्य के बीच रहते थे। इन ग्रंथों से हमें जनसामान्य के जीवन की झलक मिलती है, इसलिए ये ग्रंथ ऑथेंटिक है ज्यादा। तो पहले उसकी चर्चा की गई। अब रिसेंट में पंकज झा ने ये ऑड्रे ट्रस्के ने रिसेंट में मुद्दा उठाया है कि देखिए, ये सुनील कुमार ने भी ये मुद्दा उठाया है कुछ, लेकिन मुख्य रूप से ये मुद्दा अभी ऑड्रे ट्रस्के ने उठाया है। उसने कहा कि देखिए एक बात है, हम लोग तुर्की शासन के बारे में, मुगल शासन के बारे में पढ़ते हैं तो फारसी ग्रंथों को ही क्यों आधार बनाते हैं? उसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बहुसंख्यक तो हिंदू हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जिस समय तुर्की शासन की स्थापना हुई तो हम लोग बर्नी पर पढ़ते हैं, इब्न बतूता, खैर इब्न बतूता तो विदेशी है, बर्नी पढ़ते हैं, मिनहाजुल सिराज पढ़ते हैं, हसन सिजी पढ़ते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उस समय भी उनकी संख्या बहुत कम थी। और तुर्की शासन या जो तुर्की राज्य की स्थापना हुई है और उसके बाद मुगल राज्य की स्थापना हुई है, तो उनके समानांतर बहुत सारे हिंदू शासक हैं जो शासन करते रहे। तो जब उनके समानांतर हिंदू शासक भी शासन करते रहे हैं तो हम हिंदू शासकों को कैसे दरकिनार कर देंगे? तो उनके यहां तो संस्कृत साहित्य लिखा जाता रहा। तो उनके यहां जब संस्कृत साहित्य लिखा जाता रहा तो अब तक तो हम यह देखते हैं कि फारसी लेखक ने मुस्लिम राज्य को कैसे समझा। हम यह क्यों नहीं देखते हैं कि हिंदू सोर्स ने मुस्लिम राज्य को कैसे समझा। जैसे हम अगर यह पढ़ते हैं हसन निजामी का ताजुल मासिर कि कैसे मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर इस्लामी राज्य की स्थापना की, तो हम बदले में क्यों नहीं जैनक का पृथ्वीराज विजय भी पढ़ते हैं, जो दिखाया कि मोहम्मद गोरी से जब पृथ्वीराज चौहान की दो हाथें हुई तो हिंदू सोर्स क्या बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इसको कैसे लिया। दोनों पक्षों का सुनेंगे तभी तो पूरी तस्वीर आएगी। अब एक नया ट्रेंड आया है कि संस्कृत साहित्य को भी आधार बनाओ सल्तनत को पढ़ने में, जो लेटेस्ट ट्रेंड है। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही है क्या? ये सब लिखने से अंक आएंगे। कहानी सुनने में तो मजा आता है, अगर मुझे भी कहानी कहने के लिए फ्री कर दिया जाए तो इससे हर्ष की बात क्या होगी। लेकिन हमें जो इतना जद्दोजहद करना पड़ता है या फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है या टॉपिक पर रहना पड़ता है, इसकी वजह यही है कि कैसे होगा, कोई उपाय बता दे हमें। अच्छे मार्क्स लाने के तो जानना पड़ेगा, और मैं नहीं तो दूसरा कौन। कोई एक दो आ जाए बाजार में कि हाँ मैं हूं, अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, तो हम ले लेंगे। कोई एक दो भी थाम ले, लेकिन कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ही नहीं रहा है। कॉलेज के प्रोफेसर अपनी दुनिया में मस्त हैं,
ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कॉमन पैचे से मतलब नहीं है, और इस फील्ड में इस जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमें मतलब करना पड़ता है। और उसमें हमको तो लेटेस्ट बुक आती है उसके टच में, ऑडिट ट्रस्ट का बुक पिछले साल आई है। जो लेटेस्ट रिसर्च है, जैसे सुनील कुमार का भी डेथ हुआ था तो दिल्ली पर भी एक बुक लिखी, इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत लिखा है। अब हिस्टोग्राफी की ही बात बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन की बात बताता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। हिस्टोग्राफी का तुम केवल छौंका मार दोगे, तुम्हारा अंक वैसे ही बढ़ जाएगा बाकी चीजों से। जैसे तुम अगर दिल्ली सल्तनत नॉर्मली पढ़ोगे तो 14वीं सदी जहां से अलाउद्दीन खिलजी का समय आया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से माना जाता है नॉर्मली, उसमें उस पर हिस्टोरियंस ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और 13वीं सदी जहां से इलवरी वंश है, जैसे इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही निकाल देते हैं। सुनील कुमार ने इसको रिसर्च किया। सुनील कुमार ने कहा कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि 13वीं सदी फॉर्मेटिव फेज है और इसमें जो बेसिस तैयार हुआ है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल का, वही फिर आगे चलकर 14वीं सदी और 15वीं सदी में फलीभूत हुआ है। क्योंकि जो बेसिक उनका ये कहना है कि जैसे देखिए, अब सल्तनत तो दिल्ली में है और जो रीजनल स्टेट्स कायम हुआ है, रीजन में जो डिफरेंट मुक्ति रहे, वहां पर वो कल्चरल एसिमिलेशन हुआ है, वहां का रीजनल कल्चर से उनके साथ। तो कल्चरल एसिमिलेशन, सांस्कृतिक समन्वय हो रहा है। जो दूरवर्ती क्षेत्रों में जो इस्लाम का प्रसार हो रहा है, इसी समय हो रहा है। तो एक स्ट्रक्चर उसी समय कायम, और इल्तुतमिश और बलबन ने एक पावरफुल स्ट्रक्चर कायम किया, उसी पर अलाउद्दीन खिलजी का महल खड़ा हुआ है। तो हम इसको 13वीं सदी को हम लेस इंपॉर्टेंट कैसे और 14वीं सदी को ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे मान सकते हैं, क्योंकि 13वीं सदी नहीं तो 14वीं सदी के बेस को तैयार किया। तो उन्होंने 1986 में इस बुक को लिखा था, इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से तुम देखोगे कि बहुत सारे हिस्टोग्राफी का नया नया प्रकाश आता रहता है। जैसे तुमको मैं बताता हूं, जब तुर्की शासन की स्थापना हुई और तो भारत में तो बहुत उथल पुथल हुआ, बहुत मारकाट मचा, हिंदू राज्य पराजित हुए, मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। मैं तीसरा ये बता रहा हूं, जैसे ये काल निर्धारण हुआ ना, तो काल निर्धारण में एक मैंने अध्ययन स्रोत पर बताया आपको, अभी मैंने चर्चा की थी अध्ययन स्रोत पर की थी, वो तो मैं रेगुलर क्लास में आपको विस्तार से बताऊंगा। और इसमें जो इतिहास लेखन से मतलब यह है कि डिफरेंट इतिहासकारों ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका संबंध भी इससे है और इस दोनों का संबंध इससे है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते। तो इधर गौर करिए। तो जैसे तुर्की शासन की स्थापना हुई, बहुत मारकाट मचा, उथल पुथल हुआ, सब कुछ हुआ। तो पहले हमारे हिंदू इतिहासकार आए मूल्यांकन करने के लिए, भाई तुर्की शासन ने इंडिया को, हिंदुस्तान को किया क्या, अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया। तो पहले आए हिस्टोरियंस में के.एस. लाल और ललन जी गोपाल। तो के.एस. लाल और ललन जी गोपाल ने कहा कि हिंदुस्तान का बहुत बुरा हुआ, 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, हिंदुस्तान तुर्की आक्रमण के बाद अपनी पूर्व काल की समृद्धि खो दी और उसकी आर्थिक अवनति हुई। जब उसके आगे 1952 में जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी 1916 में ही, लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतिहास डिपार्टमेंट स्थापित हुआ और फिर उसमें मोहम्मद हबीब बने उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इरफान हबीब के पिताजी। इरफान हबीब कहते हैं कि 70 वर्ष मेरे बाप ने, 50 वर्ष मेरे बाप ने काम किया, 70 वर्ष हमने काम किया, 120 वर्षों से मध्यकालीन भारत के इतिहास की सेवा कर रहा हूं। 50 वर्ष मेरे पिताजी ने, मेरे वालिद ने किया और 70 वर्ष से मैं कर रहा हूं, 120 वर्षों से मध्यकालीन भारत के इतिहास की सेवा कर रहा हूं। तो मोहम्मद हबीब आए तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव डाली मध्यकाल में मोहम्मद हबीब ने।
तो मोहम्मद हबीब ने काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखिए, तो तुर्की शासन की स्थापना हुई, उसने तो एक नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति ला दी। तो नगरीय क्रांति और ग्रामीण क्रांति लादी से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि पहले जो किले थे, दुर्ग थे, किले थे, उन किले में ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व था। तो ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व था, माने ब्राह्मण और राजपूतों का। तो जो निम्न जाति के शिल्पी थे उनको किले से बाहर बसाए जाते थे। तो निम्न जाति के शिल्पी किले से बाहर बसाए जाते थे। तो उनको किले में प्रवेश नहीं था। तो उसने कहा कि देखिए, इस वजह से क्या हुआ कि चूंकि वो मुख्य रूप से किले से बाहर बसते थे, किले के अंदर नहीं रहते थे, इस कारण से उत्तर भारत के किलों का पतन भी हुआ। किलों का पतन से उनका आशय यह है कि जो बाहरी आक्रमणकारी आए, तो बाहरी आक्रमणकारी के पास तोपखाना नहीं था, मोहम्मद हबीब का कहना है। और जब तक तोपखाना नहीं हो तब तक किले को आप नहीं जीत सकते। किले को जीतने की परिपाटी तब आई। बहुत बहुत दर्शन किए हुए, जल्दी करके बाहर निकलो भाई। तो जब तक तोपखाना नहीं हो तब तक किले को आप भंग नहीं कर सकते। तो साधारण सा तरीका था कि राजपूत शासक अगर अपने आप को किले में कैद करके और महीनों रह जाते, तो जो बाहरी आक्रमणकारी आए कुछ समय तक फसल वसल आसपास को नष्ट करके यहां से लौट के वापस चले जाते, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता। चूंकि उन्होंने शिल्पियों को बाहर बसाया हुआ था, इसलिए जो आवश्यकता की सामग्रियां थी, वो आवश्यकता की सामग्रियां उन तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे किले के अंदर तुम कैद कर लिए, पता चला कि एक कील की जरूरत है, अब कहां से कील लाएंगे? तो किला का दरवाजा खोल के भाई 10 कील दे दो, तो 10 तुर्की आक्रमणकारी घुस जाएंगे साथ में। तो मतलब यह है कि आपके शिल्पी रह गए बाहर, आप रह गए किले के अंदर। तो परिणाम यह हुआ कि आपके किले, उत्तर भारत के किले ध्वस्त होते चले गए और इस कारण से राजपूत राज्य पराजित होते चले गए। और जब तुर्क लोग आए तो किलों का दरवाजा खोल दिया निम्न जाति के लिए। और वो नए नए शिल्प सामग्री लेकर आए थे, चरखा, करघा, धुनकी। और जो निम्न जाति के शिल्पी थे उनको तो वैसे भी हिंदू जाति में कोई ज्यादा महत्व नहीं था, उन्होंने बड़े तत्परता से उस शिल्पों को अपनाया और शिल्प उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। उसी समय जो मुस्लिम थे वो कुछ खास क्षेत्र में मुसलमान सुरक्षा के दृष्टि से बसने लगे, वहां पर सैनिक शिविर कायम हुआ, तो नगर के रूप में विकसित होते चले गए। एकता का मुख्यालय नगर के रूप में विकसित होते चले गए और जो शिल्प उत्पादन हुआ उसने नगरीय क्रांति ला दिया। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर जो मध्यस्थ और बिचौलियों को हटाकर किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, तो ग्रामीण क्रांति आ गई। और ग्रामीण कृषि अधिशेष जो फारसी चक्र लेकर आए थे और उन्होंने एक तरह से मसाहत पद्धति, भूमि माप की पद्धति आरंभ कर दी, तो कृषि अधिशेष आया और कृषि अधिशेष ने नगरों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इधर जो शिल्प उत्पादन है उसने नगरों के विकास को प्रोत्साहन दिया और देखते देखते हिंदुस्तान में नगरीय क्रांति हो। तब मोहम्मद हबीब दूसरा विचार दे रहे हैं। दोनों की सुनकर भावुक हो गए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी अब अप्रमाणित हो चुके, ये भी पुराने हो, इनको भी फेंको अब डस्टबिन में। हालांकि डस्टबिन में कोई नहीं फेंका जाता है, उनके विचार को काटने के लिए रेफरेंस दिया जाता है। उन पर काम किया इरफान हबीब ने। इरफान हबीब जो महान इतिहासकार बने, वो अपने पिता के विचार को ही काट कर तो इरफान हबीब ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए वो नए शिल्प लेकर आए थे, समझ रहे हो, और नए नए तकनीकी चरखा, करघा, धुनकी लेकर आए थे, लेकिन बावजूद इसके जो हिंदू जाति व्यवस्था के निचली सीढ़ी के लोग थे उन्होंने तत्परता से उनके शिल्पों को नहीं अपनाया था, तत्परता से उनके शिल्पों को नहीं अपनाया था। ओके, क्योंकि एक आउटसाइडर थे ना, तो पहले इनको डर होता था जो नई चीजें जो आई है, जो भाई पता नहीं ये इनका इंटेंशन क्या है, अच्छे इंटेंशन में है, बुरे इंटेंशन में है।
पता नहीं कौन लोग हैं, तो इनको देखते और समझते हुए रह गए, इन शिल्पों की तरफ नहीं बढ़े। इसलिए उनको नए शिल्पों को चलाने के लिए बड़ी संख्या में दासों की नियुक्ति करनी पड़ी। फिरोज शाह तुगलक ने 36 कारखानों में 12,000 दासों की नियुक्ति की थी, इसलिए सल्तनत काल में दास व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जरूर है कि सल्तनत की स्थापना ने आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाए, जिसे नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला, लेकिन यह परिवर्तन इतना तीव्र नहीं था कि हम इसको नगरीय क्रांति कह सकें। क्रांति कहना उचित नहीं। इरफान हबीब का सुनील कुमार ने बाद में रिसर्च किया तो उसने कहा कि ये बाप बेटे लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं। ये प्रकारांतर से इरफान हबीबी अपने पिताजी की बात को ही स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस के बीच चलता रहता है अपना अपना विचार। तो तुम लोगों को कितना लिखना है, कैसे लिखना है, मैं तुमको बता दूंगा। एक उदाहरण तुमको बताता हूं, देखो। ये 2022 का एक प्रश्न का उदाहरण, क्योंकि अभी तुम लोग उदाहरण समझने की स्थिति में तो होगे कि नहीं। अगर इस तरह की समझ किसी को हो जाए तो उसको IAS अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समझ ही विकसित नहीं होती। मैं बहुतों को बताना चाहता हूं, इन कबीर दास की तरह अकेला पड़ जा रहा हूं। इस सांसारिक प्राणी अपने माया मोह से अपने दिमाग को हटा ही नहीं पाते। जब तक माया मोह से दिमाग को हटाकर मुख्य मुद्दे पर नहीं रखोगे, जैसे देखो, मेंटली अलर्ट हो तुम लोग। 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में, ये 2022 का शॉर्ट नोट है, फर्स्ट पेपर पार्ट 2 का, मध्यकालीन भारत का। ये 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुआ। टिप्पणी कीजिए। 5 अगर चलाया, इसका मतलब कि फितना व्यवस्था से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरी तरफ रानाडे और सरजन्ना सरकार जैसे विद्वानों से धार्मिक, औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसको पहले तक किया तो यहीं तक किया। तो क्वेश्चन का जैसा मूड होता है, उत्तर की उसी प्रकार से दिशा होती। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। इधर तुमने हिस्टोग्राफी में ये देखा। अब डेक्कनी पॉलिसी को ही देखो। तो सरजन्ना सरकार ने कहा कि देखो भाई, औरंगजेब का जो डेक्कन पॉलिसी है, उस डेक्कन पॉलिसी के कारण मुगल उस विपत्ति में उलझ गए, और उस विपत्ति में उलझने के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। औरंगजेब 25 वर्षों तक दक्कन में फंसा रहा। उस कारण से कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था, इसलिए ब्रिटिश के विरुद्ध असंतोष उमड़ने लगा और विद्रोह हो गया। उसके बाद जो भी हिस्टोरियंस लिखते थे वो बड़े साम्राज्य के विरोधी हो गए थे। जब साम्राज्य को बड़ा बनाओगे तो विद्रोह होगा ही। तो इसी आधार पर सरजन्ना सरकार ने कहा कि औरंगजेब एक ऐसा अजगर था जिसने इतना खा लिया जो पचा नहीं पाया। समझ रहे हो? तो इस बात पर उन्होंने तर्क दिया। सतीश चंद्रा ने कहा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि औरंगजेब स्वेच्छा से नहीं गया था। अकबर एक बार दक्षिण में कदम रखा तो जहांगीर का पांव फंसा। जहांगीर के बाद शाहजहां ने अहमदनगर को जीता, और अहमदनगर मराठा समस्या को भी औरंगजेब ने जन्म नहीं दिया था, शाहजहां ने ही जन्म दे दिया था। दक्कनी राज्यों के साथ जो 1636 की संधि 1656 में जो उलट दी गई, जिस कारण से दक्कन में उलझा हुआ, वो भी औरंगजेब ने नहीं किया था, शाहजहां ने ही किया था। तो औरंगजेब एक पॉलिसी का स्वाभाविक परिणाम था। जो गलतियां पीछे हुई थी, औरंगजेब की गलती उसी की एक कड़ी है, न कि औरंगजेब नहीं की है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2 कि ठीक है, दक्कन में औरंगजेब को झटका लगा, लेकिन अभी भी मुगल सेना पूरे भारत में बेजोड़ थी। उसके तोप खाने का पूरा भारत में जवाब नहीं था। लेकिन हां, नुकसान हुआ, क्योंकि दक्कन में उलझाव के कारण औरंगजेब ने जितनी संख्या में उसने
मनसबदारों की नियुक्ति की, उतनी मात्रा में जागीर नहीं रह गई थी। और जागीर इसलिए नहीं रह गई थी कि औरंगजेब की अपनी गलती थी, और गलती उसकी भी नहीं थी, परिस्थितियों का दोष था कि एक तरफ वह जागीर मनसबदारों की संख्या भी बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ वो बहुत सारे जागीर भूमि को खालिसा भूमि में भी परिवर्तन कर रहा था। ये अभी तुम लोग टेक्निकलिटी को नहीं समझोगे, एक टेक्निकलिटी क्या है, इंतजार करो। तो इस कारण से नुकसान तो हुआ, लेकिन इसको इतना मत करो कि मुगल साम्राज्य का पतन इसी कारण से हो गया, ये ज्यादा हो जाए, इनका कारण है। इसमें शिरीन मुसवी का शोध है कि एक बात बताइए, औरंगजेब दक्कन की तरफ क्यों जा रहा है? तो केवल अपने अहंकार के कारण नहीं जा रहा है। पहले गुजरात बंदरगाह भारत का मुख्य बंदरगाह होता था, अधिकांश ट्रैफिक वहीं से चलती थी, लेकिन बाद में जब डच एक्टिव हो गए, डचों जब साउथ ईस्ट एशिया और डच जब व्यापार शुरू किया भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच, तो फिर कोरोमंडल कोस्ट ज्यादा आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट हो गए। तो औरंगजेब अब गुजरात कोस्ट से कोरोमंडल कोस्ट की तरफ बढ़ना चाहता था। तो कोरोमंडल तट तक जाने के लिए, भारत का मानचित्र देख ही रहे हो, कोरोमंडल तट तक जाने के लिए उनकी मजबूरी थी कि वह कोरोमंडल तट तक पहुंचे, और इसीलिए औरंगजेब ने विस्तार की नीति अपनाई। तो आप यह मत समझो कि औरंगजेब अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तुष्ट करने जा रहा है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग आर्थिक उद्देश्य है। तो मार्क्सवादी विद्वान हैं तो बोलेंगे। तो ये सब आपके तुनीर में हर तरह का तीर होना चाहिए, और तीर का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो शिकार के आकार पर डिपेंड करता है कि शिकार का आकार कैसा है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि तीर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मतलब